हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ओके, सो वी शैल कंसीडर टू केसेस। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड में हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज व्हेन सच अ ट्रांसफार्मर इज अज्यूम्ड टू हैव नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स, एंड द सेकंड वन इज व्हेन द ट्रांसफार्मर हैज वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो कंडीशन है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है ऑन लोड पे है यहाँ पे। तो ऑन लोड पे है इसका मतलब हम जो है दो केसेस में इसको पढ़ेंगे। ओके, सो व्हेन इस तरीके का जो ट्रांसफार्मर है अगर उसको अज्यूम करें विथ नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स, तो ये हो गया पहली कंडीशन, पहला केस। एंड द सेकंड वन इज जिसमें रेजिस्टेंस यानी कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन है जो जिसमें नहीं होंगे और दूसरी कंडीशन जिसमें होंगे। तो जो जिसमें नहीं होंगे वो वाले कंडीशन को केस को जो है हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ेंगे। So as you can see on the screen, this is the circuit diagram of a practical transformer on load, जिसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एंड लीकेज का लीकेज फ्लक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डायग्राम भी दिखाई है विच इज अ फेजर डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट बाय वन। ओके, सो the figure shows the practical transformer with the assumption that resistances and leakage reactance of the winding are negligible. इस कंडीशन में I'm so sorry, इस केस में जो है हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स जो है हम निग्लिजिबल होंगे यहाँ पे। सो विद दिस अजम्पशन V2 is equals to E2 and V1 is equals to E1, तो इस अजम्पशन की वजह से V2 will be equals to E2 and V1 will be equals to E1, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स दोनों के दोनों गायब है, तो V2 will be equals to E2 होगा and V1 will be equals to E1 होगा। So let us take the usual case of inductive load which causes the secondary current I2 to lag the secondary voltage V2 by phi2। यहाँ पे हमने कौन सी केस कंसिडर की है? हमारे इंडक्टिव लोड वाली। कौन सी? इंडक्टिव लोड वाली। तो इंडक्टिव लोड में हमें पता है कि I2 जो है हमारा V2 से लैग करेगा बाय एन एंगल phi2, तो इसीलिए जो है हमने ये इंडक्टिव लोड वाली जो है केस ली है। सो द टोटल प्राइमरी करंट I1 मस्ट मीट टू रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जो है टोटल प्राइमरी जो करंट है हमारा विच इज I1, ये जो है I1 करंट, इसने दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, मीट करना चाहिए। So the first one is it must apply the no load current I0 to meet the iron losses in the transformer and to provide the flux in the core। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि इसने क्या करना चाहिए? इट मस्ट सप्लाई दी नो लोड करंट I2। I1 ने क्या करना चाहिए? नो लोड करंट I0 को सप्लाई करना चाहिए। किसके लिए? टू मीट द आयरन लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, आयरन लॉसेस को मीट करने के लिए इन द ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ फ्लक्स को जो है प्रोवाइड कराने के लिए कोर में। इसको किसकी जरूरत पड़ती है? इस I0 की जरूरत पड़ती है, इस I0 की जरूरत पड़ती है। ओके, देन इट मस्ट सप्लाई अ करंट I2 dash to counteract demagnetizing effect of secondary current I2। the magnitude of I2 dash will be such that, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया है। तो ये जो है सेकंड कंडीशन हो गई। यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स बताएगी। तो पहली वाली कौन सी? कि I0 जो है वो I1 के द्वारा जो है सप्लाई कराना चाहिए। ओके, किसके लिए? आयरन लॉसेस को मीट करने के लिए, और साथ ही साथ फ्लक्स जो है हमारे वो कोर में प्रोवाइड कराने के लिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है कि इट मस्ट सप्लाई करंट I2, ये वाला करंट I2 डैश को जो है इसने सप्लाई करना चाहिए। I2 डैश को इसने सप्लाई करना चाहिए किसके लिए? टू काउंटर रिएक्ट द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी करंट।
I2 के डिमैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट को सेकेंडरी करंट के I2 यानी कि जो सेकेंडरी करंट है हमारा उसके इसके डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को जो है काउंटरएक्ट करने के लिए हमारा I2 डैश इसने सप्लाई कराना चाहिए। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ I2 डैश विल बी सच दैट, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो किस तरीके से होगा, N1 is equals to I2 dash, sorry, N1 is equals to, I'm so sorry, N1 in multiplication with I2 dash will be equals to N2 I2। ये हो गया प्रॉपर जो है फॉर्मूला, यानी कि मैग्नीट्यूड बताता है हमारे I2 डैश का। तो N1 ये जो है हमारा, ये N1 क्या होगा, इस I2 डैश से मल्टीप्लाई होगा, विच विल बी इक्वल्स टू, दिस बोथ टर्म विल बी इक्वल्स टू N2 into I2। So then what will we get? I2 dash is equals to N2 upon N1 into I2। ओके, तो N2 by N1 क्या होगा, K, तो K will be multiplied by I2। ये हो गई हमारी I2 की वैल्यू। सो द टोटल प्राइमरी करंट I1 is the phasor sum of I2 dash and I0, that is I1 is equals to I2 dash plus I0, this is the phasor sum। ओके, यानी कि टोटल प्राइमरी करंट यहाँ पे जो है मैंने लिखा है ये वाला फॉर्मूला, यू कैन सी। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यही बताता है कि जो I1 है हमारा, ये दोनों का सम होगा, इसका I0 का एंड K इंटू I2 का। सो वेयर जो हमारा I1 विल बी इक्वल्स टू I2 नॉट प्लस I2 डैश प्लस I0, ये हो गया फेजर सम। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, I1 is equals to I2 dash plus I0 and I2 dash is equals to minus K I2। तो यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज है कि I2 dash is 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ I2। ये जो है I2 dash, ओके, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है विथ I2। ओके, सो अगर बात करें हमारे फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम क्या शो कर रहा है, फेज, ओके, सो फिगर शोज द फेजर डायग्राम, दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फेजर डायग्राम किसकी है, इंडक्टिव लोड की है, क्योंकि सर्किट डायग्राम में इंडक्टिव लोड की है। सो बोथ E1 एंड E2 लैग बिहाइंड द म्यूचुअल फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ये जो E1 एंड E2 है, E1 एंड E2, ओके, सो दिस E1 एंड E2 ये जो है लैग करेंगे किससे, हमारे म्यूचुअल फ्लक्स से। जो म्यूचुअल फ्लक्स है फाई, उससे 90 डिग्री, यानी कि इससे, ये वाले म्यूचुअल फ्लक्स से इस वाले फ्लक्स से जो है 90 डिग्री, ये यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इससे पीछे चलेंगे। सो द करंट I2 dash represent the primary current to neutralize the demagnetizing effect of secondary current I2। ओके, तो I2 dash किसके लिए है, प्राइमरी करंट, और ये जो है प्राइमरी करंट टू न्यूट्रलाइज, रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी करंट टू न्यूट्रलाइज, किसके लिए, डिमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट है सेकेंडरी करंट का, which is I2, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो नाउ I2 dash is equals to K into I2 and is anti phase with I2। ये जो है एंटी फेज है, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। सो I0 is the no load current of the transformer। I0 क्या है, नो लोड करंट है, ओके, लेकिन यहाँ पे जो है लोड वाली कंडीशन है, तो I0 जो है नो लोड करंट है, एंड द फेजर सम ऑफ I2 dash is equals to I0 gives the total primary current I1। तो फेजर सम जो है अगर हम बात करें किसका, हमारे I2 dash का एंड I0 का, ये क्या करेगा, हमें क्या देगा, टोटल प्राइमरी करंट देगा, क्या देगा, I1 देगा। सो note that in drawing the phasor diagram, the value of K is assumed to be unity। K की वैल्यू क्या है, हमें
यूनिटी अज्यूम करनी है सो दैट जो प्राइमरी फेजर्स है वो सेकेंडरी फेजर्स के इक्वल होंगे. So primary power factor will be equals to cos phi 1. Now it's a common sense. Cos phi 1 यानी कि 1 से रिप्रेजेंट किया है यानी कि प्राइमरी वाला होगा. ओके, दिस इज फॉर प्राइमरी. अब ये 2 से होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी. ओके, cos phi 1 क्या होगा, प्राइमरी, एंड cos phi 2 क्या होगा, सेकेंडरी. देन प्राइमरी इनपुट पावर विल बी v1 i1 cos phi 1. यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड नाउ. प्राइमरी इनपुट पावर क्या होगा, v1 into i1 cos phi 1. सेकेंडरी आउटपुट पावर क्या होगा, v2 into i2 cos phi 2, जो कि सिंपल हमारा पावर का फॉर्मूला है. So this was all about the practical transformer on load where no winding resistance and leakage flux are assumed. तो ये तो हो गई पहली केस. इसके बाद जो है हमें देखनी है दूसरी केस जिसमें ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस जो है हम अज्यूम करेंगे जिसमें प्रेजेंट होंगे. तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर है किस तरीके से एक्ट करेगा और उसका जो है सर्किट डायग्राम कैसा होगा, फॉर्मूलेस कैसे होंगे और फेजर डायग्राम कैसा होगा, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.